सभी के साथ मिलकर के हमारा कार्य रहा है। मैं सभी साथियों का इस 7वें सत्र पर स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी बीएससी साथीगण, सीएससी और जो हमारे बीआरसी साथीगण हैं, उन लोगों का जो ये ऑनलाइन 7वां सत्र है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, एप्रिसिएट इंक्वायरी, प्रशंसनात्मक अनुसंधान के विषय पर। तो अगर मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है, एक बार आप चैट बॉक्स पर लिख करके कंफर्म कर सकते हैं, यस और नो। जी, पुष्टि करने के लिए धन्यवाद। तो आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। सभी समस्त साथियों का 7वें सत्र पर स्वागत है। आज हम 7वां सत्र आपके बीच में लेकर आए हैं जिसका विषय है एप्रिसिएट इंक्वायरी। आप लोग अपने ज्यादा से ज्यादा विचारों को चैट बॉक्स के माध्यम से लिख करके सूचित कर सकते हैं। कोशिश करें माइक को बहुत जरूरी होने पर ही ओपन करें, क्योंकि हम करीब 100 से ज्यादा लोग इस बैठक में जुड़ने वाले हैं, 2 जिले के लोग जुड़ने वाले हैं। तो बैठक को संचालित करने में काफी दिक्कतें आएंगी। वो ये आवाज इको होने लगेगी, हम एक दूसरे की बात को, विचारों को समझ नहीं पाएंगे और एक बेहतर समझ इस विषय पर नहीं बना पाएंगे। तो एक सार्थक संवाद के लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग माइक का यथाउचित ही उपयोग करें। जी, धन्यवाद सभी को कंफर्म करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एप्रिसिएशन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, हमारे कार्य में, हमारे पेशेवर और जो प्रोफेशनल लाइफ है, पेशेवर जिंदगी में भी और हमारी व्यक्तिगत जिंदगी, दोनों जिंदगी में एप्रिसिएशन का काफी महत्व होता है। जब हम कोई कार्य को बड़ी लगन के साथ में करते हैं, तो उस कार्य को अगर हमें प्रोत्साहन मिलता है तो हम निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा कार्य कर पाते हैं। लेकिन मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि यदि आप किसी कार्य को बड़ी लगन के साथ में करें, सराहनीय कार्य करने की कोशिश करते हैं, बावजूद उसके आपके उच्च अधिकारियों द्वारा जब आप कार्य की प्रशंसा नहीं की जाती, तो आपको कैसा अनुभव होता है? एक और जवाब हमारे पास में आया है, प्रशंसा तो मिलती है, सहयोग भी मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा जिला है आपका कि काफी अच्छा यहाँ पे आप लोग कार्य भी कर पा रहे हैं और आपको समय समय पर प्रोत्साहन और सफलता भी दी जा रही है, आपकी प्रशंसा भी की जा रही है। तो आपके सभी अधिकारियों को नमन है, सलाम है कि आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसके समय समय पर तजब्बो दिया जा रहा है, उसको मोटिवेट किया जा रहा है और प्रशंसा और सराहना की जा रही है। इस मीटिंग में करीब हमारे पास में 94 लोग अभी तक जुड़ चुके हैं। मैं अन्य अन्य साथियों से भी चाहूंगा कि वो अपने जवाब दें। ठीक है, तो हम सत्र को आगे ले जाते हैं। जैसा कि आज के सत्र का नाम है एप्रिसिएटिव इंक्वायरी, प्रशंसनात्मक अनुसंधान। तो मेरा प्रश्न आप सभी से यह है कि इन दो शब्दों को सुनने के बाद या देखने के बाद आपके मन में क्या छवि बन रही है, या आपके दिमाग में क्या समझ बनी है? आप लोग ने प्री रीड का मटेरियल भी देखा होगा। अगर नहीं भी देख पाए हैं तो एक प्रारंभिक जो समझ आपकी है वो विचार आप साझा कर सकते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से। एप्रिसिएट इंक्वायरी शब्द सुन करके आपके माइंड में क्या छवि बन रही है, आपकी क्या समझ है, वो प्रारंभिक समझ आप अगर साझा करेंगे अपने विचारों को, तो निश्चित तौर पर इस विषय पर एक बेहतर समझ हम बना पाएंगे और 1 घंटे का बढ़िया उपयोग कर पाएंगे। आप सभी जो जिस पद पर अभी हैं, वो सभी साथीगण एक मेंटर की भूमिका में है, कोच की भूमिका में है। आप लोग डायरेक्ट गुरुओं को मेंटर कर रहे हैं।
आप सभी के अंतर्गत लगभग 40 शालाएं के शाला प्रमुख और शिक्षक साथी आ रहे हैं, जिनको समय समय पर आने वाली समस्याओं को आप मेंटर करते हैं, उनको कोच करते हैं और समस्या का समाधान करवाते हैं। आप सभी के अंदर असीमित क्षमताएं हैं, असीमित कौशल है, स्किल्स है, जिसकी वजह से आप यह निरंतर कर पा रहे हैं। अनुभव से भरे हुए लोगों से आज मुझे संवाद करने का मौका मिल रहा है और बेहतरीन जिले जो राज्य में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह के लोगों से आज मैं संवाद कर पा रहा हूँ। आप को बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने विचारों को रखें पटल पे, ताकि एक दूसरे से हम संवाद के जरिए इस विषय पर एक अच्छी समझ बना पाए। पुनः मैं अपने प्रश्न को दोहराता हूं, एप्रिसिएट इंक्वायरी शब्द को सुन करके, देख करके आपके मन में, आपके दिमाग में प्रारंभिक जो छवि बन रही है या समझ बनी हुई है, उस बॉक्स के माध्यम से एक जवाब हमारे पास में आया है, हम उसको पढ़ना चाहेंगे। हमें ऐसे शिक्षकों को खोज निकालना है, उनको नहीं है, उसके बावजूद अपना 100% वो देने की कोशिश करते हैं। ऐसे हाईली मोटिवेटेड को ढूंढने की कोशिश करना है हमें। जी सर, बहुत ही अच्छा विचार है आपका। सराहनीय दृष्टिकोण के साथ में कार्य करना, ये आपका कहना है, नितिन जी का कहना है, दुर्गा प्रसाद जी का कहना है सकारात्मक सोच, देवी सेन जी का कहना है प्रशंसा करने से व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, उसे काम करने की ललक पैदा होती है, वह अच्छे से कार्य को करने के लिए प्रेरित हो पाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं देवी जी। नितिन जी का कहना है कार्य की प्रशंसा करने और नकारात्मक बातों को सकारात्मक सोच के साथ पेश करें। जी सर, धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। इसी प्रकार से सत्य शत्रुघ्न शत्रुघ्न पांडे जी का कहना है सराहनीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करना। जी सर। भोला प्रसाद जी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, अगर आपने सुन नहीं पाए हैं तो वहां देख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जवाब आ रहे हैं हमारे बीच में और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सहभागी हो रहे हो इस बैठक में। आप सभी का धन्यवाद है अपने विचार को रखने के लिए। अब हम समझने की कोशिश करेंगे एप्रिसिएट इंक्वायरी क्या है। एप्रिसिएटिव इंक्वायरी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एप्रिसिएटिव एंड इंक्वायरी। एप्रिसिएटिव सराहनीय कार्य, सराहनीय विशेषताएं, सराहनीय क्षमता, सराहनीय कौशल की पहचान करना, उसको तजब्बो देना, उसको सराहना करना, उसको प्रदर्शित करना। इंक्वायरी का मतलब है अनुसंधान करना, खोज करना। बिल्कुल सही आप सभी ने बताया है, जिस प्रकार से आप सभी ने बताया है वैसा ही इसका मतलब है। एप्रिसिएट इंक्वायरी ऐसा मॉडल है जो दुनिया भर में विकास और सकारात्मक बदलाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल हम स्वयं के लिए, अपनी टीम के अंदर या सिस्टम के अंदर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं या हो रहा है। इसका प्रयोग दुनिया भर में आशा को उत्पन्न करने के लिए, क्षमता का वर्धन करने के लिए, सामूहिक कृतज्ञता ज्ञापन के लिए, अभिकल्पना और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है। यह उस सरल विचार से है कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं जो हम जानना चाहते हैं। एप्रिसिएटिव इंक्वायरी में सोच समझकर रचनात्मक संवाद और प्रेरणादायक क्रियाकलाप के आसपास सकारात्मक सवाल समुदाय और समूह में पूछे जाते हैं। अब हम जानना चाहेंगे इसका इस्तेमाल हम कहां कहां कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम कक्ष के अवलोकन के दौरान, शैक्षिक संवाद और शैक्षिक कार्यशाला के दौरान, समय समय पर होने वाली बैठक यदि आप आयोजित करते हैं वहां, या जहां हिस्सा लेने जा रहे हैं वहां कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस अवधारणा की उत्पत्ति कहां से हुई, तो इस धारणा की उत्पत्ति 1980 के दशक में केस वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं डेविड कोपेरिडर। इन्होंने बदलाव और विकास का एक नया मॉडल विकसित किया
जिसको एप्रिसिएट इंक्वायरी कहा गया। एप्रिसिएट इंक्वायरी का आधार क्या है? तो एप्रिसिएट इंक्वायरी एक सकारात्मक दृष्टिकोण से शुरू होता है, जो समस्या के नकारात्मक पक्ष को ना देखने की बजाय समूह में क्या बढ़िया चल रहा है, हमारे अंदर क्या बढ़िया चल रहा है, हमारी टीम में क्या बढ़िया चल रहा है, हमारे सिस्टम में क्या बढ़िया चल रहा है, उसकी विशेषताओं को खोजने की कोशिश करता है। यह हमारे आसपास की दुनिया में क्या विशेषताएं हैं, क्या खूबियां हैं, उसकी पहचान करता है। सकारात्मक सवाल पूछने की कला और अभ्यास है जो पूर्ण रूप से क्षमताओं का अनुभव, आशा और सकारात्मक विचारों को बढ़ाने में मदद करता है। कुल मिला के अगर बात की जाए एप्रिसिएट इंक्वायरी का आधार क्या है, तो एप्रिसिएटिव इंक्वायरी सकारात्मक परिवर्तन को केंद्र में रखकर कार्य करता है। अब मैं आप सभी से यह जानना चाहूंगा कि कोविड महामारी के इस दौरान आप सभी ने कुछ ना कुछ भावनाएं महसूस की होंगी। सुझाव के तौर पर आपको 8 भावनाएं स्क्रीन पर की गई हैं। इनमें चैट के लिख करके साझा कर सकते हैं। जो भी भावना के ज्यादा नजदीक अपने आप को पाते हैं, आप महसूस करते हैं, उस भावना को आप चैट बॉक्स पर लिख करके साझा कर सकते हैं। जी, जवाब आने लगे हैं। कुछ लोगों ने समानुभूति बोला है। बाकी साथियों से भी अनुरोध करूंगा, हम करीब 100 से ज्यादा लोग इस बैठक में जुड़े हुए हैं। मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि आपने कुछ ना कुछ भावना जरूर महसूस की होगी। जो भी भावना आप जिसके ज्यादा नजदीक हैं, उन भावनाओं को आप चैट बॉक्स पर लिख करके बता सकते हैं। आप जितना ज्यादा से ज्यादा अपने विचारों को यहाँ पे साझा करेंगे, इस बैठक में जितनी ज्यादा सक्रियता से आप सहभागी होंगे इस विषय पर, उतना ही अच्छी तरीके से हम अपने ज्ञान को बढ़ा पाएंगे, अपनी समझ को विकसित कर पाएंगे। जी, जवाब हमारे पास में बहुत आ रहे हैं। जैसे पंकज तिवारी जी का कहना है आशावादी, अ, इसी प्रकार से आशावादी, राजा राम जी का कहना है भय, समानुभूति, रचनात्मक, राजा राम जी का भय है, आशावादी आशावादी, देवी सेन जी आशावादी, रचनात्मक, समानुभूति, आशावादी, रचनात्मक, गुस्सा, लोकेश जी का कहना है गुस्सा, विशेष सावधानियां, भय और आशावादी, पीएल सेन जी का कहना है भय और आशावादी, भय, निराशा और अनिश्चितता, अनिश्चितता जी, बहुत बढ़िया, रचनात्मक, बहुत बढ़िया। आप सभी अपने जो जो भावनाएं हैं उसको साझा कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को सभी के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ और भी साथियों के विचार को जानना चाहूंगा। आप सभी लोग अगर सहभागी होंगे इस बैठक में, तो ज्यादा से ज्यादा हमें इस विषय पर अपनी समझ को बनाने में मदद मिलेगी। हम सभी अडल्ट लर्नर हैं। हम जितना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से संवाद करेंगे, विचारों का आदान प्रदान करेंगे, उतना ही अच्छा हम इस विषय पर अपने ज्ञान को बना पाएंगे। रचनात्मक जी, समय क्रमानुसार बदलाव, अच्छा, समय बदलाव, भोला जी का कहना है गुस्सा, देवेंद्र जी जिशी जी का कहना है आशावादी, कैलाश साहू जी का कहना है भय, निराशा, करुणा, राजेंद्र जी का कहना है आशावादी, करुणा, अरुण यादव जी का आशावादी, अजय कुमार राय का आशावादी। जी, धन्यवाद। आप सभी ने अपनी भावनाओं को साझा किया, उसका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि करीब आज की बैठक में हम 133 लोग अभी जुड़ चुके हैं।
133 लोगों में भी जिन लोगों ने जवाब दिया है, उनके जवाब में कितनी विविधताएं हैं। समस्या एक है, जवाब अनेक है। एक ही समस्या को अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से, अलग अलग नजरिए से देखा है और लिया है। अगर हम इन भावनाओं को दो भागों में डिवाइड कर दें, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष, तो लेफ्ट में दिखने वाली जो भावनाएं हैं वो एक नकारात्मक पक्ष को उल्लेखित कर रही हैं, जिसके अंतर्गत निराशा है, असहाय है, गुस्सा है, भय है। वहीं पर राइट साइड में जो भावनाएं आपको दिख रही हैं वो सकारात्मक पक्ष को उल्लेखित कर रही हैं, जिसमें करुणा है, आशावादी है, समानुभूति है, रचनात्मक है। एक ही समस्या को कितने विविध तरीके से हमारे विचार आ रहे हैं, हमारी भावनाएं आ रही हैं, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम समस्या को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं या उसके नकारात्मक नजरिए से देखते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि इस कोविड महामारी के दौरान आप सभी ने अपने डेली रूटीन के काम से हट करके कुछ नया करने की कोशिश की होगी, कुछ नवाचार किए होंगे, या पूर्व में जो कार्य आपने करना बंद कर दिया था उसको आपने वापस से करना चालू किया होगा, या फिर आपने कुछ नया सीखा होगा। तो उसके बारे में आप विचार करें, उससे आपको क्या लाभ हुआ, क्या मूल्य प्राप्त हुए, वो साझा करें। मैं आप सभी से यह आपके विचार को जानना चाहूंगा, इस महामारी के दौरान में आपने अपनी निजी जिंदगी में या पेशेवर जिंदगी में बहुत सारे कार्य जो आप डेली रूटीन में नहीं करते थे उसे आपने किया होगा। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें तो जैसे डिपार्टमेंट के सामने जब यह समस्या आई कि अब पढ़ाई, स्कूल बंद हो गए हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे जारी रखी जाए, तो डिपार्टमेंट जिसके अंतर्गत वो रेडियो स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया, डीजीएलईपी का प्रोग्राम लॉन्च किया, टीवी केबल के माध्यम से पढ़ाना स्टार्ट किया, हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें हम वर्कबुक के माध्यम से पढ़ाई जारी रख सकते हैं, पाठ्य पुस्तकें जो उपलब्ध हैं उसके उसके साथ में हम बच्चों की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे कार्य डिपार्टमेंट की ओर से चालू किए गए। ये सभी डिपार्टमेंट, अगर यह समस्या नहीं होती तो वो शायद नहीं करता, वो जो डेली रूटीन में जो चल रही थी उसी चीज को किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने इस कार्य को कर पाए, विचार कर पाया। तो आप लोग भी निश्चित तौर पर आप सभी ने कोई ना कोई ऐसे रोचक कार्य किए होंगे, नवाचार किए होंगे, अच्छे कार्य किए होंगे। वो आपकी निजी जिंदगी में भी हो सकता है, आपके पेशेवर जिंदगी में हो सकता है। कुछ नई चीज आपने सीखी होगी इस दौरान, वो विचार आप साझा करेंगे तो इस विषय पर हमें समझ बनाने में काफी मदद मिलेगी। गुरुदयाल देशमुख जी का कहना है हम टेक्नोलॉजी पर ज्यादा डिपेंड हो गए हैं। जी सर, अभी कोविड नहीं आता तो हमें नहीं पता था कि हमको ऑनलाइन मीटिंग करनी होगी, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना होगा, तो टेक्नोलॉजी को सीखा है और टेक्नोलॉजी के साथ कार्य करना हमने स्टार्ट किया है। अगर ये समस्या नहीं आई होती तो हम वैसे ही पुराने ढंग से अभी बच्चों को पढ़ा रहे होते। तो यह हमने नई स्किल्स को बढ़ाया है, या अब हमारे जीवन में हमेशा बनी रहने वाली स्किल्स हो गई है। अब हमें अगर ऑनलाइन मीटिंग करनी होगी, दूर बैठे लोगों से जुड़ना होगा, तो हमें कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो ये कार्य आपने किया, बहुत अच्छी बात है। विचार को साझा करने के लिए धन्यवाद सर। इसी प्रकार से बिपिन जी का कहना है भय के माहौल में भय के माहौल में स्वयं और परिवार को कैसे सुरक्षित रखते हैं।
करते हुए कार्य करना। जी बहुत सही कह रहे हैं आप। हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, अपने परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हुए हैं, और इन सबकी सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के लिए भी सचेत हुए हैं। अगर हमारे पास में ये आपदा ना आती, हमारे पास में ये महामारी ना आती, तो शायद हम वापस से उतने जागरूक ना होते अपने स्वास्थ्य के प्रति। एकदम सही कहना है विपिन जी आपका। राजा राम जी का कहना है, घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाया, डिजिलिपि पे कार्य किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। आपको सलाम है, अपने कार्य को आप जारी रखें। जी हाँ, अगर हम स्कूल हमारा रोज खुलता, तो हम जो नया ये प्रोग्राम है, कैसे हम शिक्षा मित्र बना रहे हैं, कैसे हम पूर्व के छात्रों को से संपर्क करके छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो हम नया जाता है। बच्चों के डिजिटल शिक्षण सामग्री को तैयार किया। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं सर, आपके कार्य को सलाम है। आप जो ये बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं, डिजिटल सामग्री को तैयार कर रहे हैं और बच्चों तक भिजवा रहे हैं, ताकि उनका नुकसान ना हो, वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। लोकेश पांडे जी का कहना है, मॉनिटरिंग बेस्ड डेटा कलेक्शन के लिए गूगल फॉर्म क्रिएट करना, डेटा वैलिडेशन सीखा, मजा आ गया। अभी आगे छोटे मोटे मोबाइल ऐप या फ्री वेब डिजाइन के बारे में, ऑनलाइन एग्जाम हेतु क्विज के निर्माण के बारे में सोच रहा हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया लोकेश जी, आपने बहुत सारी जानकारी आपने सीख ली है। इन्होंने मॉनिटरिंग बेस्ड डेटा कलेक्शन कैसे किया जाए, गूगल फॉर्म को कैसे क्रिएट किया जाए, डेटा का वैलिडेशन कैसे किया जाए, ये सारे स्किल्स अपने स्किल्स में बढ़ाया है। निश्चित तौर पर इसको आपकी लाइफ को आसान करने में काफी मदद मिलेगी, आपको अपने काम को आसान बनाने में काफी मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छा कार्य किया है सर आपने। निरंतर इस तरह की अपनी सीख को, अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिए। मोबाइल का विभिन्न प्रकार से उपयोग करना सीखा है। जी सर, धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। तकनीक की समझ और उसके महत्व की जानकारी और स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता। पीएल सेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। सीएम राइज डिजिटल प्रशिक्षण लेना। जी हाँ, तो अभी तक हम लोग किस प्रकार से ट्रेनिंग लेते थे? हम सभी का ट्रेनिंग होता था कि हम कहीं पे ब्लॉक में इकट्ठे होते थे, या डाइट में जाके हम इकट्ठे होते थे, और वहां पर जाकर के हम ट्रेनिंग लेते थे। हमारा समय भी बर्बाद होता था, और तो कुछ चीजें वहां पे अच्छी थी, लेकिन हमें नई स्किल्स हमने सीखा है। अब हम घर बैठे चीजों को सीख सकते हैं। जब हमारे पास में टाइम हो, तब हम उस चीज पे अपना ट्रेनिंग कर सकते हैं, अपना स्किल्स बढ़ा सकते हैं। तो सीएम राइज के बारे में के माध्यम से डिजिटल प्रशिक्षण लिया, ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाया। अरे वाह, सलाम है सर, बहुत ही अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य को जारी रखें। नई चीजों को सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, बहुत बढ़िया सर, इसी प्रकार से अपने कार्य को जारी रखें, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, कार्य करते हुए सुरक्षित रहने का सुझाव का कार्य किया, और टीचिंग करना। बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं भोला प्रसाद जी, अपने कार्य को इसी प्रकार से जारी रखें। घर घर जाकर हमारे साथियों के साथ बच्चों से संपर्क किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे जवाब आ रहे हैं। नई तकनीकी शिक्षा सीखा, बच्चों के कौशल विकास में मोबाइल के माध्यम से किया, विपरीत परिस्थितियों में जीने की कला सीखी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सहभागिता अपनी दे रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। इससे बाकी के साथी भी लाभ ले पा रहे हैं, और हम समझ पा रहे हैं आपके विचारों को। अब हम यह समझना चाहेंगे एप्रिसिएट इंक्वायरी। तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं, जो आपको 2 सवाल पूछे गए हैं। इन 2 सवालों में आपको यह जानने इन 2 सवालों से आपने यह जाना है कि किस प्रकार से किसी समस्या को हम चुनौती या अवसर के रूप में लेते हैं, तो हमको अधिक से अधिक लाभ हो सकता है, हम समस्या का समाधान खोज सकते हैं, या हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर ही मिलेगा, और हम नई रचनात्मकता को पैदा कर सकते हैं, सफलता की कहानियों को गढ़ सकते हैं। हमारे पास में समस्या ही नहीं होगी, तो फिर सफलता की कहानी कैसे बनेगी? हर सफलता की कहानी तो समस्या से ही शुरू होती है। तो हर समस्या को
हमें एक चुनौती के रूप में स्वीकार करने की जरूरत है, उसके सकारात्मक पक्ष को ध्यान में रख करके कार्य करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर सारी कायनात मिलकर के आपको रास्ता सुझाएगी, आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अगर हम नकारात्मक पक्ष की ओर ही डूबे रहेंगे, हमेशा भय के माहौल पे ही अंदर रहेंगे, तो हम कुछ कार्य नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर आपने ही अपने विचारों को साझा किया है कि किस प्रकार से अपने समस्याओं को एक चुनौती के रूप में लिया, एक अवसर के रूप में लिया, और इसका आपने ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से प्रयोग किया अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए, अपने अपने नए नए कौशल को विकसित करने के लिए, अपने संसाधन को बढ़ाने के लिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए। इसी प्रकार से आप हर समस्या के साथ में कर सकते हैं। एप्रिसिएट इंक्वायरी मॉडल और दैनिक समस्या समाधान का मॉडल किस प्रकार से अलग है, वह अब हम समझने की कोशिश करेंगे। समस्या समाधान का मॉडल हमेशा टॉप टू बॉटम काम करता है, उच्च से लेकर के निम्न क्षेत्र की दिशा पे कार्य करता है। केंद्र में कमियां होती है, समस्या की पहचान होती है, कारणों का हम विश्लेषण करते हैं, फिर समाधान की खोज करते हैं, कार्य योजना बनाते हैं। केंद्र बिंदु में समस्या होती है। समस्या का समाधान से भी कार्य को किया जा सकता है, बदलाव को लाया जा सकता है, लेकिन इसमें भावनाओं की अनदेखी होती है, भावनाओं की कदर नहीं होती, भावनाओं को हम एक परे रख करके कार्य करते हैं। आपको ऊपर से लिस्ट दी जाती है, कितने लोगों ने कार्य नहीं किया है, उस लिस्ट के अनुसार लोगों को आप बुलाते हैं, उनको डांटते हैं, उनको नोटिस देते हैं, या तो उनकी सैलरी रोकी जाती है या तो उनका प्रमोशन रोका जाता है, और इस प्रकार से आप 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कार्य तो करवा लेते हैं, लेकिन क्या उस कार्य में उनकी भावना का ध्यान रखा गया है? अब क्या उस कार्य को उस भावना के साथ में वो कार्य कर सकते हैं जिस भावना के साथ में हम कार्य करवाना चाहते हैं? इसी के उलट एप्रिसिएट इंक्वायरी में हम नीचे से लेकर के ऊपर की दिशा पे कार्य होता है। इस पे हम मूल्यांकन करते हैं कि सिस्टम में हमारे टीम में सर्वश्रेष्ठ क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्षमताएं मौजूद हैं, क्या विशेषताएं मौजूद हैं, क्या कौशल हमारे पास में मौजूद है। फिर हम साथियों के साथ संवाद करके कल्पना करते हैं कि आदर्श स्थिति क्या हो सकती है। संवाद करके हम एक रोड मैप और डिजाइन करते हैं। अंत में हम नवाचार और रचनात्मक कार्य को करने में सफल हो पाते हैं और सफलता अर्जित कर पाते हैं। इस एप्रिसिएट इंक्वायरी के मॉडल पे समाधान केंद्र बिंदु पे होता है कि समाधान कैसे निकलेगा, दूसरा रास्ता क्या है, कौन से रास्ते हम जाएं कि हमारा काम हो जाए, हम उसकी ओर ध्यान देने की कोशिश करते हैं। हम प्रॉब्लम की ओर नहीं बल्कि हम सॉल्यूशंस की ओर देखने की कोशिश करते हैं। तो एप्रिसिएट इंक्वायरी का जो मॉडल है वो 5 सिद्धांतों पर आधारित है। सृजनात्मक सिद्धांत, काव्यात्मक सिद्धांत, समकालीनता सिद्धांत, पूर्वानुमान सिद्धांत, सकारात्मकता का सिद्धांत। सबसे अच्छा कार्य क्या है, क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या होगा, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अगली स्लाइड 4D मॉडल पे। 4D मॉडल डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन और डिलीवरी। डिस्कवरी में हम यह खोजने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर, हमारी टीम के अंदर, हमारे स्वयं के अंदर या हमारे सिस्टम में सबसे अच्छा क्या है, यूनिकनेस क्या है, विशेषता क्या है, सबसे बढ़िया चीज क्या है। पूर्व की सफलता के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्षमता के बारे में, हमारे पास में मौजूदा संसाधन के बारे में हम खोजने की कोशिश करते हैं, डिस्कवरी करते हैं। फिर हम ड्रीम करते हैं कि आदर्श स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। अगर हम एक स्कूल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमको यह खोज करने की जरूरत है कि उस स्कूल के शाला प्रमुख, टीचर, बच्चे और समुदाय के लोगों के अंदर क्या विशेषताएं हैं।
कौन से कौशल मौजूद हैं, कौन से संसाधन हमारे पास में उपलब्ध हैं, क्या क्षमताएं उनके पास में हैं। फिर हमें उनके साथ संवाद करके कल्पना करने की जरूरत है कि वो किस प्रकार का स्कूल बनाना चाहते हैं। एक आदर्श स्कूल उनकी नजर में किस प्रकार का है, उस आदर्श स्कूल को बनाने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, वो डिजाइन भी डिजाइन फेज में किया जाता है कि आदर्श का निर्धारण, खाका तैयार करना। आदर्श स्कूल को निर्धारित करने के लिए अब हमें पता चल गया है हमारे पास में क्या क्षमताएं हैं, क्या विशेषताएं हैं, हमें पता चल गया हम किस प्रकार के स्कूल की कल्पना करते हैं। तो हम डिजाइन फेज में उसका रोड मैप तैयार करेंगे, इन क्षमताओं और इन कल्पनाओं के साथ में किस प्रकार का रोड मैप होगा, किस प्रकार का खाका होगा। डिलीवरी फेज में हम कोशिश करते हैं कि जो हमने रोड मैप बनाया है, जो हमने प्रोसेस डिजाइन की है, जो हमने खाका तैयार किया है, उसको धरातल में कैसे उतारा जाए, क्या होगा, कैसे होगा, ये डिलीवरी फेज में किया जाता है। इसकी शुरुआत हम स्वयं से कर सकते हैं। हम अपने सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं की, विशेषताओं की सराहना कर सकते हैं। हम अपने अच्छे स्वास्थ्य की सराहना कर सकते हैं। हम अपने अच्छे संबंधों की सराहना कर सकते हैं। हम अपने खुद की सराहना कर सकते हैं। हमें निश्चित तौर पर ये स्किल्स डेवलप करने के लिए रोजाना कुछ चीज करने की जरूरत है। जैसे कृतज्ञता ज्ञापन का अभ्यास हमें करना चाहिए। हर दिन 3 अच्छे कार्य के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। हर दिन एक सकारात्मक बात को डायरी पे नोट करना चाहिए। हमें रोजाना कसरत करने की जरूरत है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान साधना करने की जरूरत है। करुणा भाव को समाहित करने की जरूरत है। अब एक केस स्टडी के बारे में हम सभी विचार करेंगे और इसका समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। केस स्टडी आपकी स्क्रीन में है। डीजीएलईपी और हमारा घर हमारा विद्यालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर जन शिक्षा केंद्र में विद्यालय और शाला प्रमुखों की समीक्षा बैठक और शैक्षिक संवाद का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः जो बातचीत होती है वह ऊपर से नीचे की दिशा में होती है, समस्या की पहचान आधारित होती है और समस्या का समाधान नहीं निकल पाता है, समस्या जस की तस बनी रहती है। जरूरी नहीं है सभी साथी इस तरह की बैठक से रूबरू हुए हों या इस तरह की बैठक होती हो। बहुत सारे साथी सकारात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए भी बैठक कर रहे होंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि इस तरह की स्थिति को कैसे बदला जा सकता है, एक सकारात्मक प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक को कैसे अंजाम दिया जा सकता है। इसके लिए आपको बैठक में क्या क्या बदलाव करने होंगे, उसके बारे में हमें विचार करना है और अपने विचारों को साझा करना है। मैं आप सभी से जानना चाहूंगा कि अपनी बैठक को बेहतर बनाने के लिए, उसको सकारात्मक प्रक्रिया में तब्दील करने के लिए आप अपनी बैठक में क्या क्या बदलाव करेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के जवाब जिस तरह से जल्दी जल्दी आएंगे उतना ही बेहतर होगा और हम समय पर अपने अपनी बात को रख पाएंगे और विचारों को आदान प्रदान करके एक अच्छी समझ लेकर के हम यहाँ से जा पाएंगे। अनिल श्रीवास्तव जी का कहना है, बच्चों के पास में एंड्रॉयड मोबाइल ना होने के बाद भी बच्चों के ग्रुप बनाकर एक ही बच्चे के मोबाइल से कार्य करवाया जा रहा है, बच्चों से वर्क बुक पे कार्य करवाया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया अनिल जी, आप कार्य कर रहे हैं, सलाम है आपके कार्य को। इसी प्रकार से अपने कार्य को जारी रखें। अभी हमारे पास में जो केस स्टडी आई हुई है वो आपकी स्क्रीन में दिख रही है। केस ये है कि हमें सकारात्मक प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक का आयोजन करना है। इसके लिए आप क्या क्या प्रावधान अपनी बैठक में करेंगे, क्या बदलाव रखेंगे। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो किस प्रकार से आप बैठक को करते हैं, आप कुछ बिंदुओं को लिख करके अपने विचार को साझा कर सकते हैं।
ताकि हम इस विषय पर अपनी अच्छी समझ बना पाए और एक अच्छी समझ लेकर के हम जा पाए। आज इस सत्र पर सिवनी और डिंडोरी के बहुत ही प्रतिभाशाली लोग जुड़े हुए हैं। इनसे आज संवाद करने का मुझे मौका मिला हुआ है 1 घंटे का। जिन जिलों में मैं कार्य कर रहा हूं उन जिलों में जरूर जाकर मैं बताऊंगा कि कितने प्रतिभाशाली आप लोग हैं, कितने अच्छे मेंटर और कोच हैं आप लोग, किस प्रकार से आप अपने शिक्षकों को मेंटर कर पा रहे हैं। तो इतने प्रतिभाशाली लोगों से आज मुझे चर्चा करने का मौका मिला है, उनके विचारों को मैं जानना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहूंगा। महेंद्र कुमार जी का कहना है बैठक में सभी की उपस्थिति होना आवश्यक है। जी बिल्कुल। तो आप कैसे उपस्थित सुनिश्चित करेंगे? आपको डांटना ना पड़े, कोई एक्शन ना लेना पड़े और आपकी बैठक में आ जाए सभी। सकारात्मक सोच के साथ में पालकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाई में मदद की जा रही है। जी हसीब खान जी, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। आपके कार्य को सलाम है सर, आप अपने कार्य को जारी रखें। तो भोला प्रसाद जी का कहना है बेहतर मीटिंग के लिए सकारात्मक विचार के साथ साथ सबसे पहले साथियों के द्वारा किए गए कार्य की सराहना और आभार के बाद बेस्ट कार्य की प्लानिंग तैयार करना। बहुत ही बढ़िया भोला प्रसाद जी। आप सभी लोग एक बार भोला प्रसाद जी के लिए ताली भी बजा सकते हैं। बहुत ही अच्छा विचार इन्होंने रखा है, कैसे बैठक को बढ़िया बना सकते हैं। सोहन लाल जी, आपका माइक ऑन है, आप कुछ बात रखना चाहते हैं क्या? सोहन लाल भालवी जी, आपका मोबाइल माइक ऑन है, आप कुछ बात रख रहे हैं, रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जी दुर्गा प्रसाद जी का कहना है समस्या को सुनकर हल निकालना। बहुत बढ़िया सर, इससे बैठक को बढ़िया बनाया जा सकता है। महेंद्र कुमार ग्वालिया जी का कहना है पालकों से मधुर संबंध और सतत संपर्क स्थापित करके अटेंडेंस बढ़ाया जा सकता है। बहुत बढ़िया महेंद्र जी। पालकों के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए पेश करना। बहुत बढ़िया। पालकों को समझाई दी गई है, बच्चों को जोड़े। अच्छा। देवी सेन जी का कहना है हम शिक्षक साथियों से बात करते हैं, सर्वप्रथम उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, कहते हैं कि आप इस कार्य को कर सकते हैं। फिर आप इस कार्य को कर सकते हैं, आप में ही क्वालिटी है, आप अच्छे शिक्षक हैं, आप साथी शिक्षक और बच्चों की मदद से कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया देवी सेन जी, बहुत ही अच्छा आपने लिखा है। ये अगर बैठक में की जाए तो निश्चित तौर पर बैठक की क्वालिटी को बहुत ही इंप्रूव किया जा सकता है, बहुत ही बेहतर बनाया जा सकता है। देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार को साझा करने के लिए। इसी प्रकार से सभी शिक्षक सकारात्मक सोच के साथ बैठे। बहुत बढ़िया। भोला प्रसाद जी, थैंक्स सर। किए जाने वाले कार्य को पूर्व से ही एजेंडा तैयार करना। बहुत बढ़िया सर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि हमारे पास में कार्य की पूर्व एजेंडा होना चाहिए। जी, तो ये तो जरूर आप अभी भी करते होंगे। ठीक है, आप सभी ने विचार साझा किया, बहुत ही अच्छी सहभागिता दिया है। अब हम कुछ 5 बिंदु आपको सुझाव के तौर पर दिए गए हैं, जो आप डेली रूटीन पे बैठक को तो आप कर ही रहे हैं। जैसे एजेंडा तैयार करना है, आपको फोकस ग्रुप डिस्कशन करना है, डिब्रीफ करना है, टाइम टेबल बनाना है, स्पीकर्स कौन कब क्या बोलेगा उसको आप निश्चित तौर पर बनाते होंगे, टॉकिंग पॉइंट्स क्या हैं उसके बारे में आप चर्चा करते होंगे। उसके अलावा आप सकारात्मक बदलाव, सकारात्मक प्रक्रिया का पालन करने के लिए आपको 5 सुझाव दिए गए हैं। बैठक की शुरुआत आप में पूर्व में प्राप्त की गई सफलता की कहानी या अनुभव से कर सकते हैं, जो अन्य प्रतिभागियों को प्रेरित कर सके। बैठक में बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों को आप सम्मानित कर सकते हैं। सम्मानित करने के लिए अगर आपके पास में कुछ देने के लिए नहीं भी है
तो आप मंच पे बुला करके ही उनका सम्मान कर सकते हैं। समस्या को चुनौती और अवसर के रूप में लेकर के सकारात्मक पक्ष, विशेषता, क्षमता और कौशल को ध्यान में रखकर सवाल और संवाद करें। 4D मॉडल को ध्यान में रख करके आगामी कार्य योजना बनाएं। बैठक में सकारात्मक समीक्षा करें। तो ये मुख्यतः आपको 5 बिंदु दिए गए हैं। अगर आप एप्रिशिएट इंक्वायरी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या लाभ होगा? आप निजी और पेशेवर दोनों जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे, अधिक लगन और जिम्मेदारी के साथ कार्य को संपादित कर पाएंगे, नए कौशल को विकसित कर पाएंगे और मौजूदा कौशल को बढ़ा पाएंगे, बेहतर निर्णय लेने की क्षमता को विकसित कर पाएंगे, कार्य स्थल पर सकारात्मक सीखने का माहौल बना पाएंगे, अन्य व्यक्तियों के सहयोग से बेहतरीन चीजों को डिजाइन करने में समर्थ हो पाएंगे। अगर हम इसके भविष्य के उपयोग के बारे में देखें तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम एप्रिसिएटिव इंक्वायरी टूल्स के माध्यम से शैक्षिक संवाद और विद्यालय अवलोकन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम विद्यालय प्रमुख और शिक्षकों की प्रेरणा का स्तर 50% तक बढ़ा देंगे। शैक्षिक संवाद में सकारात्मक प्रक्रिया का 100% पालन करेंगे। साला अवलोकन में सकारात्मक प्रक्रिया का पालन हम 100% करेंगे। एप्रिसिएटिव इंक्वायरी टूल्स पर अपनी समझ को हम लगातार बढ़ाएंगे। इसके लिए हम कुछ सूक्ष्म पड़ाव हासिल करने होंगे, जैसे हर माह शैक्षिक संवाद की योजना बनाना और संचालन करना, हर बैठक और साला के अवलोकन के पूर्व अन्य साथियों के साथ मिलकर अच्छी तैयारी करना, हर बैठक और साला अवलोकन के उपरांत शिक्षक और साला प्रमुखों से सर्वश्रेष्ठ और भविष्य के लिए रचनात्मक बिंदुओं पर चर्चा और चिंतन करना। आज के पूरे सत्र में हमने जो सीखा है उसका सार इस स्लाइड में दिया गया है। एप्रिसिएटिव इंक्वायरी सहभागिता और खूबियों पर आधारित है। एप्रिसिएटिव इंक्वायरी टूल्स समस्या की जगह समाधान पर आधारित है। जैसी भाषा का हम इस्तेमाल करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। सही सकारात्मक प्रश्न पूछने की कला से हम टीम को प्रभावित कर सकते हैं। भविष्य की संभावना की कल्पना और अधिक स्पष्ट और संभव होती है जब हम अतीत की वास्तविकता पर आधारित हो। सकारात्मक छवि और सकारात्मक शब्दावली की शक्तियों के बारे में हमने जाना है। आज हमने 5 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है: सृजनात्मक, समकालीनता, काव्यात्मक, पूर्वानुमान और सकारात्मक। हमने 4D साइकिल के बारे में चर्चा की है: डिस्कवरी, ड्रीम, डिजाइन और डिलीवरी। आज हमने यह भी चर्चा की है कि हमें सबसे पहले सर्वप्रथम अपने जीवन से शुरुआत करनी है। हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ क्या है उसकी पहचान करना, उसकी सराहना करना। आप सभी का धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इस बैठक में सम्मिलित हुए हैं और सहभागिता दर्ज किए हैं। अभी आप लोग के जो भी विचार हैं, यहाँ पे सत्र कंप्लीट हुआ है। आपके जो भी विचार आ रहे हैं इस सत्र से संबंधित, आपने जो सीखा है, आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या अनुभव है, उसको आप चैट बॉक्स के माध्यम से लिख सकते हैं। आपको जहां पे मीटिंग की लिंक मिली है उसी ग्रुप में, जहां पे आपको ये लिंक मिली हुई है उसी ग्रुप पे आपको एक फीडबैक की लिंक भी भेजी जाएगी। आप अपना फीडबैक भी वहां पे दर्ज कर सकते हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए अपने वीडियो को ऑन करें ताकि मैं आप सभी के चेहरों को देख सकूं, आपके मुस्कुराते हुए चेहरों को देख सकूं। और आप सभी भी अपने चेहरे को देख सकते हैं। कुछ लोग कम आ रहे हैं उनको भी देख सकते हैं।